नमस्कार, सुप्रभात। आईएनएच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है सुबह सवेरे का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। तो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पीएम मोदी और प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ने सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा को जिताकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्वालियर का यह एयरपोर्ट अब प्रदेश की आन बान और शान बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर सिंधिया ने कहा कि स्टेडियम का सपना साकार हो गया। 210 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 30,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था भी है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का, कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दूरसंचार मंत्रालय का, डाक विभाग का और उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास और प्रगति का, ये दोनों विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी है। जिस तरीके से मैंने इस्पात के क्षेत्र में और नागर विमानन के क्षेत्र में कार्य किया है, मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी की आशा और अभिलाषाओं पर इन दोनों विभागों में मैं खड़े उतर पाऊं। और इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस मंथन अभियान चला रही है, जो 2 महीने तक चलेगा। अभियान में नेताओं और पार्टी को हार की वजह बतानी होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार मिली थी। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की और कांग्रेस का हाथ खाली रहा। सबसे हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाले छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ अपना गढ़ नहीं बचा पाए और भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ को हरा दिया। अब कांग्रेस कहां चूक हुई, कहां कमी रह गई और क्यों ऐसा हुआ, इस पूरे प्रश्न का हल ढूंढने के लिए 15 जून से 15 अगस्त तक मंथन अभियान चलाएगी और हार के कारणों का पता लगाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा सांसद की। और मध्य प्रदेश से अगर इसको जोड़कर देखें तो मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट अब खाली हो चुकी है। ऐसे में सीट पर दावेदारों को लेकर चर्चा भी तेज है। आइए जानते हैं कि किन नामों पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल गठन के बाद अब सामान्य चेहरे की उम्मीदें बढ़ चुकी है। प्रदेश समेत देश भर में हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में थे। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गुना लोकसभा सीट से प्रचंड बहुमतों के साथ चुनाव जीतकर मोदी कैबिनेट में दूरसंचार मंत्री बन गए हैं। लेकिन दूरसंचार मंत्री बनते ही आपको पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट ने अब मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा की सीट को रिक्त करने के लिए घोषणा कर दी है। ये नियम के तहत रिक्त घोषित की गई है। इस सीट को लेकर कई दावेदार माने जा रहे हैं। 2 प्रबल दावेदार, सिंधिया की जगह जो भी बीजेपी से जाएगा वो निर्विरोध चुना जाएगा। सबसे ऊपर नाम नरोत्तम मिश्रा का आता है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेसियों को तोड़ने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। दूसरे नंबर पर नाम केपी यादव का आता है, जिन्होंने सिंधिया के लिए सीट छोड़ी और बगावत भी नहीं की। इसके अलावा लाल सिंह आर्य और किसी बाहरी का नाम भी आ सकता है। की ज्यादा उम्मीद मोदी कैबिनेट में एमपी से एक भी चेहरा नहीं। सिंधिया और शिवराज ओबीसी वर्ग से हैं। दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर आदिवासी हैं। वीरेंद्र खटीक एससी चेहरा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के लिए जो सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा जाने के चलते खाली हुई है, उस पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को मौका दे सकती है। अगर हम दिखाएं आपको तो जिस तरह की तस्वीर बनी मोदी मंत्रिमंडल में, उसमें अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति मोर्चे से एक मंत्री वीरेंद्र खटीक हैं। अनुसूचित जनजाति मोर्चे से अगर हम देखें यानी कि एसटी से 2 मंत्री हैं, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर। देखेंगे 2 मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। और यही कारण है कि अब
पार्टी राज्यसभा के लिए सामान्य वर्ग के चेहरे को मौका दे सकती है और इसमें भी माना यह जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे है। हालांकि गुना से केपी यादव भले ही पिछड़ा वर्ग से हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के टिकट को लेकर कंप्रोमाइज किया है, उसके कारण दावेदारी में दूसरे नंबर पर उनका भी नाम है। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय, NH 24/7 भोपाल। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह उज्जैन पहुंचे और कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। रामघाट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश की नदियों, जल संरचनाओं के संरक्षण, संवर्धन और पुनरुद्धार को समर्पित जलाभिषेक अभियान का उपस्थित जन और प्रदेशवासियों को संकल्प दिलाकर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का शुभारंभ किया। उज्जैन का महत्व बताते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में जन्म लेना कई जन्मों की तपस्या का फल है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा कुछ दूर तक ध्वज लेकर चले। शिप्रा गंगा यात्रा की आज शुरुआत हुई है उज्जैन में। पवित्र रामघाट का तट और यह हर साल यहाँ होता है। कल गंगा दशहरे का भव्य आयोजन है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। खबरों में बात करते हुए बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उज्जैन प्रवास की ही। तो आपको बता दें कि कल से लेकर आज तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो 2 दिन के उज्जैन प्रवास पर है। कल उन्होंने शिप्रा परिक्रमा की और कई परियोजना का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही साथ पुलिस कंट्रोल रूम के समीप 2500 स्क्वायर फीट क्षेत्र में बनाए गए इंडियन कॉफी हाउस रेस्टोरेंट का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ भी उन्होंने किया। डॉक्टर यादव ने दीप प्रज्वलित करने के बाद वहां पर बैठकर स्वल्पाहार कर भोजन की गुणवत्ता की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इंडियन कॉफी हाउस शाखा का निर्माण कर्ता एजेंसी पुलिस विभाग है। उल्लेखनीय है कि इसमें पुलिस विभाग के लिए विशेष 30% का डिस्काउंट प्रदान किया जाएगा। बता दें इंडियन कॉफी हाउस की पहली शाखा प्रदेश के जबलपुर में प्रारंभ की गई थी। स्थान पर मैं हूँ, यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट और इंडियन कॉफी हाउस के माध्यम से इनका MOU हुआ और एक बड़ी सौगात उज्जैन को मिली है। इंडियन कॉफी हाउस के माध्यम से बीच में ये ब्रांच थी लेकिन कोई कारण से बंद हो गई, लेकिन अब दोबारा ये ब्रांच हुई, जिसके कारण से शहरवासियों को दक्षिण भारतीय व्यंजन का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात करते हैं इंदौर की, जहां कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से होने वाले वृक्षारोपण महाअभियान की जानकारी दी है। कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा ताकि आने वाले 10 सालों में इंदौर के आसपास हरियाली बढ़ सके, साथ ही तापमान में भी गिरावट हो सके। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि इस कार्यक्रम में जन भागीदारी को बढ़ाकर महाअभियान का रूप दिया जा रहा है, जिसके लिए टी-शर्ट, बैनर, पोस्टर के अलावा कार्यक्रम का वीडियो भी बनाया गया है, जिसके लॉन्चिंग के लिए मुख्यमंत्री रविवार को इंदौर पहुंचेंगे और महाअभियान के नाम की घोषणा करेंगे और वीडियो भी लॉन्च करेंगे। भारत अभियान में भी प्रधानमंत्री जी का सपना साकार किया है और 5 तारीख को पर्यावरण दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्लोगन दिया कि एक पेड़ मां के नाम। यदि हमारी माँ है तो हम भाग्यशाली हैं, माँ के साथ जाकर पेड़ लगाएं। यदि माँ जाने लायक हो तो उनके फोटो को प्रणाम करके और ये मान के चले कि माँ ये तेरा ही पेड़ लग रहा है और इसकी रक्षा मैं करूंगा। तो बड़ा एक भावनात्मक स्लोगन प्रधानमंत्री जी ने दिया है और मुझे लगता है कि इससे प्रेरित होकर बहुत सारे लोगों ने, मतलब कम से कम 50-60 संगठनों ने स्वयं में आकर हमसे संपर्क किया। जैसे आज मैं माहेश्वरी समाज के कार्यक्रम में गया था, तो हम एक प्रयोग करने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले के, जिसमें लिप्त सीबीआई जांच में सुटेबल घोषित किए गए 179 कॉलेजों की दोबारा सीबीआई जांच के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने मौखिक रूप से ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि हर कोई ये प्रदर्शित करना चाहता है कि ये नर्सिंग कॉलेज सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है।
रिपोर्ट में गड़बड़ी की घटनाक्रम सामने आए थे, तो हमने माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन पेश किया था और कोर्ट से मांग की थी कि चूंकि पूर्व में जिन कॉलेजों को सुटेबल बताया है और उन ऑफिसर्स पे ही अब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ऐसी परिस्थिति में उस रिपोर्ट को अब पूर्णतः सही मानना उचित नहीं होगा, इसलिए उस पर पुनः जांच कराई जाना चाहिए। इसी अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे आवेदन पर 30 मई 2024 को ये आदेश दिए थे कि सभी सुटेबल पाए गए नर्सिंग कॉलेजों की पुनः जांच होगी। तो अगर आप रेल से यात्रा करते हैं, आप रेल यात्री हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि रेलवे के चौतरफा ब्लॉक से लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नॉन इंटरलॉकिंग की वजह से रेलवे ने 12 जून से लेकर 10 जुलाई तक कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने दोहरीकरण कार्य की वजह से 28 ट्रेनें कैंसिल की, वहीं 13 गाड़ियों के रूट में बदलाव भी किया गया है। बता दें, भोपाल की 72 ट्रेनें कैंसिलेशन के दायरे में हैं। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रेलवे ने नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। आपको बता दूं कि 28 ट्रेनें हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा 13 ट्रेन के रूटों में बदलाव किया गया है। नॉन इंटरलॉकिंग का काम कल यानी 16 जून से जो है आगामी 10 जुलाई तक चलेगा, जिसके चलते यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा। इसलिए अगर आप भी यात्रा करने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार शेड्यूल जरूर देख लें। कैमरा पर्सन हरी के साथ अंजलि सिंह, INS 24x7 भोपाल। इधर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन में चढ़ते समय टीटी का पैर फिसल गया, जिससे दोनों पैर कट गए। टीटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कन्याकुमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में चढ़ते समय ये पूरा हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तर पीएम सूर्य घर योजना से अब जुड़े। 1 लाख तक योजना को पहुंचाने का लक्ष्य है। अब सभी सरकारी दफ्तरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने जिला स्तरीय समिति का गठन भी किया है। मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। 3 महीने में समिति योजना का मूल्यांकन करेगी। इसके लिए 60% राशि केंद्र सरकार से मिलेगी, जबकि 40% जिला ऊर्जा अधिकारी के जरिए फंड मिलेगा। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए चलिए अब बात करते हैं भोपाल की लाइफलाइन कही जाने वाली सिटी बसों की, जिनके पहिए शनिवार को थम गए। बसों के बस ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल की वजह से सड़कों पर उतर आए, जिसकी वजह से भोपाल के नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से गांधीनगर, अयोध्या बाईपास, ईदगाह हिल से लेकर भोपाल एम्स और पुतली घर, कोकता, लाल घाटी, कोच फैक्ट्री से बैरागढ़, चोचली, आकृति को सिटी, चिरायू हॉस्पिटल तक चलने वाली 150 लो फ्लोर बसों में सफर करने वाले हजारों लोगों को परेशानी हुई। बाग सेवनिया बस स्टैंड डिपो संघ अध्यक्ष अजीज खान का कहना है कि जब तक पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। तो एसआई को लेकर जो कि पैसा जमा नहीं किया गया है, वो पैसे की मांग को लेकर 14 तारीख से सभी ड्राइवर कंडक्टर हड़ताल पर हैं। और जब तक हड़ताल ये समाप्त नहीं होगी, जब तक के सभी का पैसा इनके अकाउंट में या भविष्य निधि में नहीं दिया जाए। प्रोविडेंट फंड जमा न करना ये बताता है कि किस हद की लापरवाही हुई है और किस हद तक ये भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब जो कर्मचारियों से आप काम ले रहे हो, अगर आप उनका पीएफ जमा नहीं कर रहे हो, जो कि उम्मीद से नौकरी करते हैं, क्योंकि वो तनख्वाह कटवाते हैं, उतना ही परसेंट 12.5% पीएफ आपको ही मिलाना पड़ता है, 12.5% उनकी तनख्वाह से कटता है। अगर आप नहीं मिला रहे हो, ये उनके साथ धोखा भी है और ये भ्रष्टाचार भी है। इधर भोपाल से लगे मंडीदीप शहर की 2 फैक्ट्रियों से 36 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कंपनी ने बोर्ड तो लगाया कि बाल श्रम अपराध है, लेकिन वहां कोई बाल श्रमिक काम नहीं करता है। जब टीम ने फैक्ट्री के अंदर जाकर देखा तो पोल खुल गई। कानून को ताक में रखकर धड़ल्ले से बच्चों से काम करवाया जा रहा था। वहीं अकेले पार्ले जी बनाने वाली कंपनी से 21 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। एनसीपीसीआर की टीम बच्चों को रेस्क्यू कर भोपाल ले गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ML बेकर्स
एक बेकरी कंपनी थी, बिस्किट बनाने वाली एक कंपनी, उससे आज 21 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। वहां पार्ले जी के बिस्कुट बनते पाए गए हैं। जीके सांघी और आरना फूड, इन दोनों एस्टेब्लिशमेंट पर भी रेस्क्यू की कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर 36 बच्चे रेस्क्यू किए गए, जिनमें 25 लड़कियां हैं। लड़कियां छिंदवाड़ा और झारखंड की हैं, आदिवासी लड़कियां हैं। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि भिंड जिले से निकल के सामने आ रही है, जहां मनरेगा योजना में जमकर गड़बड़ी की जा रही है। ग्राम पंचायत पीपा हांडी में छात्रों महिलाओं के नाम पर लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं। मामले में प्रवीण शर्मा ने मनरेगा मजदूरी में हुए इस भ्रष्टाचार की शिकायत डॉक्यूमेंट और तथ्यों के साथ ही जिला पंचायत से की है। बता दें कि भिंड जिले की गोहद विधानसभा के ग्राम पंचायत पीपा हांडी में देखने को मिला है कि जहां केंद्र सरकार द्वारा 1 साल के 365 दिनों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को सरपंच और सचिव मिलकर पलीता लगा रहे हैं। मनरेगा के मास्टर रोल में अस्पताल में एडमिट प्रदेश से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे लोगों का नाम शामिल है। मजरा जगन्नाथ का पूरा आपको बता दें कि पूरा मामला जगन्नाथ के रहने वाली अलका डिलीवरी की वजह से मुरार शासकीय अस्पताल डिलीवरी हुई थी 17 तारीख को, घर पे थी लेकिन बहुत नहीं हुई थी। क्या हुआ था? पैसा निकाल रही थी, मजदूरी गई थी आप करने? नहीं। कहाँ नहीं गई थी? मजदूरी। और आपने मजदूरी की नहीं कभी? नहीं। ये मामला ग्राम पंचायत भिवाड़ी का है। यहाँ मनरेगा के नाम पे काफी फर्जीवाड़ा चल रहा है। लाखों रुपए का घोटाला भी हो चुका है। मजदूरों के नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं। अन्य नाम मनरेगा के जो पोर्टल पे फीड किए जा रहे हैं वो कहीं मौके पे है नहीं है। एक ही कुल निर्माण को नाम बदल के 4-5 बार फीड किया जा रहा है। ये जैसा कि अभी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम पंचायत पिपाड़ी में एक प्रेग्नेंट महिला जो कि डिलीवरी पीरियड में हॉस्पिटल में एडमिट थी, और एक स्टूडेंट जिनका कि कहीं एग्जाम दे रहे थे, दोनों के नाम जो है मस्टर में लिखे गए हैं और मस्टर में उनको शायद अटेंडेंस बताया गया, जो कि बिल्कुल गलत चीज है सामने जो आ रही है प्रथम दृष्टया। इधर ग्वालियर जिला न्यायालय भवन का पता बदलने जा रहा है। 19 जून से कलेक्ट्रेट रोड स्थित नवीन भवन में प्रकरणों की सुनवाई होगी। इंदरगंज के जिला न्यायालय भवन में शनिवार को रिमांड कोर्ट का आखिरी दिन था। जिला न्यायालय अब कलेक्ट्रेट रोड स्थित नए भवन में लगेगा। इंदरगंज के पुराने भवन में जिला न्यायालय का सफर 68 साल तक रहा है। इस ऐतिहासिक भवन में 1956 से जनवरी 1999 तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच और जिला न्यायालय लगते थे। जिला अदालत के भवन में प्रैक्टिस करने वाले 17 वकील हाई कोर्ट जज बन चुके हैं। जस्टिस आरसी लाहौटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहे हैं। मौजूदा दौर में सुप्रीम कोर्ट के जज जितेंद्र माहेश्वरी और डीडी बंसल हाई कोर्ट के जज हैं। दोनों जज भी इसी भवन में पैरवी कर चुके हैं। पुराने भवन की यादों के साथ मौके से जायजा लिया है हमारे ग्वालियर संवाददाता जावेद खान ने। के इंदरगंज में स्थित इस जिला न्यायालय परिसर का और जिला न्यायालय का अब नया एड्रेस हो गया है और नया कलेक्ट्रेट रोड होगा, उसका नया पता होगा नया कलेक्ट्रेट रोड ग्वालियर सिटी सेंटर, यानी कि अब ओहदपुर में कलेक्ट्रेट के पास अब जो जिला न्यायालय लगेगा उस जिला न्यायालय का इतिहास है। जो इंदरगंज में जिला न्यायालय आप परिसर देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से शिफ्टिंग की तैयारी हो गई है। शुक्रवार को अंतिम सुनवाई हुई और आज आखिरी रिमांड कोर्ट है जिसमें कुछ वकील लोग अपनी सुनवाई के लिए आए हुए हैं। लेकिन 19
जून से यानी 4 दिन की छुट्टी के बाद लगातार अब जो जिला न्यायालय नवीन परिसर में लगेगा, जहां पर कि नए सज धज के साथ आज जो तैयारी की जा रही है। जो आज देख रहे हैं मुलजिम आ रहे हैं, जो आज रिमांड कोर्ट में आ रहे हैं, जो आखिरी पेशी होगी इनकी इंदरगंज में, और इस इंदरगंज जो जिला न्यायालय परिसर की पेशी का जो काम है अब जिला न्यायालय परिसर के कलेक्ट्रेट के नए भवन में होगा। शिफ्टिंग का काम हो रहा है, ट्रकों का लोडिंग का आना जाना शुरू हुआ है। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि जो वकीलों में भी कुछ अलग अलग उत्साह उमंग है। अभी जो एक 68 साल पुराना इतिहास आपका इस जिला न्यायालय से जुड़ा हुआ है, यहाँ से नए में जा रहे हैं, किस तरीके की फीलिंग है? अब नई जगह के लिए तो आप समझ सकते हैं कि नई जगह की नई व्यवस्थाएं होती हैं और नए के हिसाब से ही पूरी अच्छी लोकेशन के हिसाब से वो कोर्ट चलेगा। और वहाँ की जो जुडिशरी व्यवस्था है बहुत अच्छी है और टोटल जो बिल्डिंग है इस फुल्ली एसी है और एडवोकेट की व्यवस्था के लिए भी काफ़ी प्रयास हो रहा है और जहाँ तक है 90% व्यवस्था हो चुकी है जो अध्यक्ष महोदय के द्वारा बताया गया है। जैसा आपको बताया गया, आपको लगता है जो ग्वालियर जिला न्यायालय में करीब 3000 से अधिक, जैसा मेरी जानकारी है, वकील हैं, क्या सबको वहाँ बैठने का बंदोबस्त होगा जिला न्यायालय? देखो मेरी बात सुनो, वकालत जो है ना, जो लगभग वकील जो करते हैं 1500 के आसपास वकील जो है जिला न्यायालय में वकालत करते हैं। मतलब रजिस्टर्ड तो हमारे 7000 वकील हैं, पर जो वकालत करते हैं वो 1500 से 2000 के बीच करते हैं। इन सबके लिए बंदोबस्त है? सबके लिए बंदोबस्त अध्यक्ष साहब ने ऐसा आश्वासन दिया है कि उन सबके लिए बंदोबस्त हो जाएगा, बैठने की व्यवस्था वो करेंगे। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। और इसी बीच चलिए अब बात करेंगे रायसेन जिले की फैक्ट्री में बाल श्रम के मामले की। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान के बाद पूरे मामले पर अब बड़ा एक्शन हुआ है। मामले में 3 आबकारी उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है, वहीं प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मामला बेहद गंभीर है, ऐसा कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। आज उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रायसेन में मासूम बच्चों से एक शराब फैक्ट्री में काम करवाने का मामला सामने आया था। शनिवार दोपहर में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने यहां छापा मारा तो कई बच्चे काम करते मिले थे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले पे संज्ञान लिया है। उसके बाद इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन होते हुए 3 आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, वहीं जिला आबकारी प्रभारी को सस्पेंड भी कर दिया है। मामला बेहद गंभीर है, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले पर कहा है। इसके साथ ही साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि इस मामले में जितने भी लोग संलिप्त हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बाल आयोग द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई है, जहाँ पर लगभग 50 से ऊपर के बाल मजदूरी में संलिप्त बच्चे पाए गए हैं। प्राथमिकी बाल आयोग हमें देगा और उसके ही अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। बचपन बचाओ आंदोलन नामक एक NGO से शिकायत मिली थी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सेहतगंज में सोम डिस्टिलरी नामक एक शराब फैक्ट्री है। यहाँ पे स्कूल बसों में बच्चों को लेकर आया जाता है और अंदर उनसे शराब बनवाने का काम 15-15, 16-16 घंटे रोज करवाया जाता है। हमने आज यहाँ पर आके निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हमको 50 से अधिक बच्चे मिले हैं, जिनमें 20 के आसपास लड़कियाँ शामिल हैं, जिनको यहाँ पर शराब बनाने के काम में लगाया गया था। बच्चों को रेस्क्यू कर FIR करवाने की कार्रवाई फैक्ट्री मालिक की विरुद्ध की जा रही है। भोपाल से हमारे संवाददाता सनी मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सनी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला रायसेन जिले से उजागर कैसे हुआ, कितने बच्चों को इस फैक्ट्री में काम कराया जा रहा था, कितने उम्र के ये बच्चे थे और क्या ये अपनी मर्जी से ये बच्चे काम कर रहे थे कि जबरदस्ती इनसे काम करवाया जा रहा था? सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पर रायसेन में ये लंबे समय से ये काम चल रहा था बच्चों का। बाल आयोग की औचक निरीक्षण में पहुंची और ये मामला जब उजागर हुआ और इस मामले को लेकर आप जो है शराब की काम जो है सर के सोम डिस्टिलरी के द्वारा जो है किया जाता है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव ने भी कड़ी नाराजगी जताई। उनके निर्देश पर प्राथमिक रूप से गंभीर लापरवाही और प्रदेश में चिंता मानते हुए प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी कन्हैया लाल कुलकर आबकारी उप निरीक्षक शेफाली शर्मा जो आबकारी को निलंबित कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से मोहन यादव ने इस मामले को गंभीरता से लिया था और श्रम आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट मिलने के बाद समुचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। दोषियों पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से शराब की फैक्ट्री में रेस्क्यू किए गए बच्चों का प्रशासन और शराब की कंपनी के मालिक ने मिलाकर
तरफ कर दिया। लेकिन यह आरोप बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कनागो ने लगाया कि देर रात जो शनिवार की देर रात बयान में उन्होंने कहा था कि बच्चे को 3:30 बजे रेस्क्यू किया गया था। पुलिस की टैक्सी के मालिक पर कार्रवाई के लिए आवेदन लिया, लेकिन 7:30 बजे तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लेकिन ये लंबे समय से से जो है बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को जो है काम करवाया जा रहा था, उसे जो इस मामले को लेकर अब जो अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा आगे और क्या बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। तमाम जानकारी के लिए सनी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। कालड़ा बन एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, जहां अत्याधुनिक मशीनों से पाए ब्रेस्ट इम्प्लांट ट्रीटमेंट जैसी सुविधाएं, वो भी बेस्ट रिजल्ट्स विद नो साइड इफेक्ट के साथ। कालड़ा बन एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, बचपेड़ी नाका नियर कलश मॉल, धमतरी रोड, रायपुर। हर चैंपियन के पास होते हैं स्ट्रॉन्ग इरादे और मजबूत भरोसा, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग इरादों और मजबूत भरोसे के लिए आपको भी चाहिए